क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा और लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन उतनी रहती है तो धीरे धीरे 40,000 नेग्लिजिबल हो जाएंगे। अब कई क्वेश्चन आएंगे कि यार बंद कर दूंगा तो फिर ये पेंशन प्लान कैसे हुआ। देखिए इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगले ही महीने से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो उसमें आपको STCG देना पड़ेगा, अननेसेसरी आपका नुकसान होगा। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी जो है प्योर इक्विटी के बदले में कम होगी। और जब निकालने का टाइम आए तो बीच में आप 1 साल का गैप दें, 1 साल आप उसमें से नहीं निकालें। तो जो आज का वीडियो है वो होने वाला है सैलरीड लोगों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जिनको एक फिक्स इनकम मंथली मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, और वो रिटायर होने वाले हैं या फिर 20-30 ईयर्स आफ्टर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग करने वाले हैं और उन्हें एक पेंशन प्लान चाहिए, यानी कि एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही स्टडी फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जो कि मार्केट से लिंक है, जिसका नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरीके से SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक का मतलब यह है कि हर मंथ या हर क्वार्टर, यानी कि एक फिक्स टेन्योर में आपको वो, या तो आपको SIP में आपको फिक्स अमाउंट जमा कराना होता है या फिर SWP में आप फिक्स अमाउंट निकालते हैं। अब देखिए पेंशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, 3 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। एक, जो आपका जो पेंशन प्लान है वो एक फिक्स इनकम होनी चाहिए, यानी कि इतने तो आप श्योर हो कि 1 तारीख को या 5 तारीख को, जो भी आप तारीख फिक्स करते हैं, उसको आपको एक फिक्स मंथली इनकम मिल जाए जो आपको पता हो कि ये कितनी है। दूसरा, एक टैक्स एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो भी आप कमा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा आप टैक्स में ही दे रहे हैं। और टैक्स डेफिनेटली आप जानते हैं कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती है, हर बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं टैक्स स्लैब में। तो बहुत ही ज़्यादा टैक्स इनएफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, टैक्स एफिशिएंट हो, जितना टैक्स एफिशिएंट हो उतना बेटर है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मान लीजिए 55 में रिटायर हुए या 60 में रिटायर हुए और आप जीते हैं 90 तक, जो 30 ईयर्स में जो अब इन्फ्लेशन होगा उसको भी काउंट करनी चाहिए। यानी कि अगर एक्स अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे पेंशन स्टार्ट होती है तो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक पर्सन का जिसका नाम है मोहित। अब वो एक अर्न कर रहा है किसी प्राइवेट कंपनी में, उसकी 70-80,000 के समथिंग सैलरी है। अब वो 20-25 साल बाद रिटायर होने वाला है और उसके पास कंपनी उसको कोई एक अच्छा पेंशन प्लान उसके पास नहीं है। तो जब उसको रिटायर होना है तो उसको एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम चाहिए। तो ऐसे केस में क्या कर सकता है, और उसको ऐसी इनकम भी चाहिए जो कि बढ़े। अगर देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी 2 तरह की पेंशन होती है, एक NPS होती है और एक OPS होती है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आपको क्या है, जो भी लास्ट आपकी विड्रॉन सैलरी होती है उसकी हाफ आपकी एक्सक्लूडिंग योर कुछ अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं, HRAs वगैरह नहीं मिलते हैं, वो आपको मिलने लग जाती है। अब उसमें मेन बेनिफिट क्या रहता है कि वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। जब जब DA इंक्रीज होता है आपकी सैलरी हर बार इंक्रीज होती है, जब जब DA इंक्रीज होता है प्लस में रिवाइज भी होती रहती है। यानी कि इन्फ्लेशन के मुकाबले जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सैलरी भी बढ़ती रहती है। वहीं NPS में आपको जो सैलरी मिलती है वो फिक्स हो जाती है। या फिर कई सारे जो फिक्स इनकम प्लान होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपको फिक्स इनकम तो मिल रही है और आपको शायद अच्छा भी लगे कि आज आप 58 के हैं और आपको 40,000 मंथली आपकी पेंशन शुरू हो गई है, लेकिन अगर वो 40,000 वहां से बढ़ती नहीं है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा और लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन उतनी रहती है तो धीरे धीरे 40,000 नेग्लिजिबल हो जाएंगे और आपका उसमें काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में आपके लिए बहुत अच्छा प्लान रहेगा SWP का बेसिक ये मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी आपको हर मंथ या हर क्वार्टर या हर 6 महीने के बाद एक फिक्स पीरियड में आपको कुछ पेंशन मिलेगी, फिक्स इनकम मिलेगी। आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि उसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट होगा स्टॉक में, और डेट म्यूचुअल फंड ऐसा जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। इसके करने के डिफरेंट डिफरेंट फायदे हैं और डिफरेंट डिफरेंट नुकसान है। और हमें मेक श्योर ये करना है कि हमारा जो भी अमाउंट हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जितना भी हम पैसा उसमें विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब वो आपको 12-13% का रिटर्न दे रहा है और आपको अगर उसमें 6 या 7% हर साल उसका निकाल लेते हैं तो आपका 5 से 6% आपको स्टिल आपका जो अमाउंट है, आपका जो कॉर्पस है वो बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि वो कॉर्पस बढ़ता जा रहा है, 3 साल बाद आप आपका SWP का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और साथ में आपकी जो पेंशन है जो आप मंथली उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। यानी कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसी तरीके से सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस लेते हैं, तब देखते हैं हम कि किस तरीके से एक्चुअल में SWP काम करती है। तो आइए स्टार्ट करके सबसे पहले हम एडवाइजर खोज की वेबसाइट पे चलते हैं। ये एक SWP कैलकुलेटर हमें इन्होंने दिया हुआ है
उसमें हम एएमसी डालते हैं, मान लीजिए पराग पारिक म्यूचुअल फंड जो है उसकी एएमसी और उसका फ्लेक्सी कैप फंड जो कि बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड है। अब इसमें हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं एक 50 लाख का अमाउंट और उसका विड्रॉ करते हैं हम लगभग उसका 7% यानी कि 3,50,000। अगर हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली वो आता है लगभग 29,100 समथिंग। तो यहाँ पे हम 29,000 मंथली इसमें से विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये 2016 की डेट दी गई है, बैक टेस्ट कर रहे हैं इसमें कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं और ये 2024 तक 7 जनवरी 2024 तक हमने SWP की एंड डेट रखी है। तो हम देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रही है। तो हमारा यहाँ पे जैसे पहला विड्रॉ होता है 29,000 का और ये विड्रॉ होने के बाद हमारे पास पैसे बचेंगे 49,95,466। ये 12 सितंबर 2016 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हम SWP अमाउंट स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 29,000 मंथली निकालते भी जा रहे हैं, माइनस में दिखा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जितना हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये हमको रिटर्न दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम इसको 5 साल बाद देखते हैं कि इसका अमाउंट कितना हो जाता है, क्योंकि 5 साल बाद आपका इन्फ्लेशन का भी असर आ जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि 5 साल बाद ये कहाँ पहुँचता है। तो 5 साल बाद अगर लगभग हम यहाँ देखें 10 अगस्त 2021 को, तो इसका जो अमाउंट है वो 90,53,000 समथिंग हो जाता है। और अभी भी हम 29,000 निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अमाउंट 50 लाख से गिरने की बजाय 50 लाख से बढ़ चुका है क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए फंड का जो रिटर्न है वो 19.26% है और जो हम विड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ 7% ही हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब जो अमाउंट बन गया वो 98 लाख के लगभग बन गया है। तो यहाँ 98 लाख से अगर हम वापस 7% निकालना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है लगभग मंथली, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो आएगी 57,166। तो अब यहाँ पे 5 साल बाद हमने 29,000 निकालने स्टार्ट किए थे और अब हम 57,000 भी निकाल सकते हैं। तब भी हमारी जो पेंशन है वो बढ़ती रहेगी। अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसमें हम SWP स्टार्ट करते और उसमें से 7% ईयरली हम विड्रॉ करते तो हमारा पैसा कम होने की बजाय पैसा भी बढ़ता रहता और हमारी मंथली इनकम फिक्स एक आती रहती। और कुछ टाइम के बाद हमारी इच्छा है, हमने यहाँ 5 ईयर्स के लिए देखा है, हम 3 ईयर्स बाद 4 ईयर्स बाद हम किसी भी तरीके से उसको बढ़ा भी सकते थे क्योंकि एक्चुअल में जो आपका जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी बढ़ रहा है। तो अब आप जो उसका 7% है यानी कि आपकी मंथली इनकम भी बढ़ रही है। तो हम दूसरे केस में इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। इस बार हमने HDFC का एक बैलेंस एडवांटेज फंड लिया है। अब देखिए हम फ्लेक्सी कैप अगर फंड लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्योर इक्विटी फंड है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो अगर हम एक बीच का रास्ता अपनाएं और एडवांटेज फंड में जाएं, जो HDFC एडवांटेज फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड, वो इक्विटी और डेट दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करता है। ऐसे में क्या होता है कि जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाती है और आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। आप ज़्यादा रिस्क ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपका पेंशन अमाउंट है, आपकी जो मंथली इनकम थी, आपकी सैलरी, अब वो खत्म हो गई, आप पेंशन पे जी रहे हैं। तो आपको वहाँ पे आपका रिस्क भी यहाँ पे फैक्टर इन करके रखना पड़ेगा। जैसे हम HDFC म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड हमने किया और उसके बाद दोबारा हमने सेम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए हम 7% निकाल रहे हैं जबकि इस फंड ने 14.73% का हमको रिटर्न दिया है। तो जब इसमें 29,000 निकालेंगे और 5 साल बाद अगर हम इसको लगभग चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि अगर वापस सेम डेट पे हम जाते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो जो 50 लाख था वो 64 लाख हो गया है और हम 29,000 ही विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका दोबारा इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल में इन्फ्लेशन बढ़ा होगा तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि 7% ही हमें अब निकालना है। लेकिन पहले हम 50 लाख का 7% निकाल रहे थे, अब हम 64 लाख का 7% निकालते हैं। अगर हम अब तीसरे ऑप्शन में जाते हैं और हम देखते हैं कि HDFC का ही हम अगर ETF जो यूज़ करते हैं निफ्टी 50 का यानी कि इंडेक्स फंड का जो ETF है, हम वो अगर देखते हैं तो क्या कैलकुलेशन आती है। तो सेम 29,000 हम विड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमको वही रिटर्न मिला 13.87% का। तो यहाँ पे भी अगर हम 5 साल बाद देखेंगे तो अमाउंट यहाँ पे कम होने की बजाय यहाँ पे भी अमाउंट बढ़ रहा है। जो अमाउंट है 72,81,000 के समथिंग आ गया, यानी कि हमें मंथली इनकम भी लेते रहे 29,000 की और हमारा अमाउंट भी बढ़ता गया। अब हम 5 साल बाद इसको रिवाइज कर सकते हैं, हम 3 साल बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, हम 6 साल बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है SWP की कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम सबसे गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते। और अगर हम इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे तो पेंशन प्लान हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो आज अमाउंट हमें अच्छा लग रहा है वो 10 साल 15 साल बाद डेफिनेटली वो एक
बहुत कम अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि आपको SWP करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब SWP आपको किस तरह के फंड में करानी चाहिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास इक्विटी ऑप्शन है, डेट ऑप्शन है, और इक्विटी प्लस डेट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास है, और साथ में आप इंडेक्स फंड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोस्ट आप सेफ की बात करते हैं तो वो इंडेक्स फंड रहेगा, क्योंकि आप उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि या आपको एक 13-14% का लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगा ही देगा, और वॉलेटिलिटी जो होती है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर हम बात करते हैं प्योर डेट फंड की, तो डेट फंड की क्या प्रॉब्लम है, वो आपको 6-7% का रिटर्न देने वाला है, और अगर आप 7% ही उसमें विड्रॉ कर लेंगे, आपको वॉलेटिलिटी तो नहीं होगी, रिस्क आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप इन्फ्लेशन के साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन 6-7% चल रहा है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स हो गई है। तो वो आप हर साल आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के कंपेयर में आप 6-7% नेगेटिव का रिटर्न ही बनाएंगे। उसके बाद बनता है एडवांटेज, बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड जो होते हैं, इक्विटी प्लस डेट के कॉम्बिनेशन। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी जो है प्योर इक्विटी के बदले में कम होगी और आपका रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा फंड मिलता है मेरी नज़र में जिसमें 55-60% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 30-40% वो इन्वेस्ट करता है डेट में, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये आपको 11-12-13% के लगभग का रिटर्न दे सकता है। तो आप 7% अगर विड्रॉ करते हैं तो जो 4-5 का जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो आपका बढ़ता जाएगा, जो आपके इन्फ्लेशन को काउंटर करने में बहुत ही यूजफुल होगा। उसके साथ में आप एक काम करिए कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 12 या 24 पार्ट में आप इसको डिवाइड करके मंथली, जैसे मान लीजिए 50 लाख है तो आप उसको 24 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अगर हर मंथ उसको डिवाइड करके उस अमाउंट को डालते हैं लमसम की बजाय, तो आपका जो यूनिट कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाएगी, तो आप बहुत महंगे पे खरीदने से भी बच जाएंगे। दूसरा, आप अगर लमसम सच में करना ही चाहते हैं तो आप ये जरूर मेक श्योर करें कि आप जो 10 ईयर का जो निफ्टी का पी है उससे उस टाइम जो निफ्टी का पी है वो लो ट्रेड कर रहा हो, ताकि आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट में ना जाएं। अगर 10 ईयर का निफ्टी का पी 20-22 के लगभग है, अगर आप 34-35 के निफ्टी के पी में इन्वेस्ट कर देंगे तो वहां से बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन या फिर टाइम करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आप ज़्यादा यूनिट विड्रॉ कर लेंगे और आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। SWP ऐसे केस में फेल भी हो सकती है। और आप ये ध्यान रखें कि क्योंकि इसमें जो टैक्स जो लगता है वो LTCG आपको लगता है, एक STCG लगता है। अब LTCG क्या होता है, अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं जो भी यूनिट, उस पर आपको LTCG देना होता है। वो होता है 10%, और उसमें जो इनिशियल आपका 1 लाख का जो प्रॉफिट होता है वो हटा दिया जाता है, वो आपके माफ होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था कि 50 लाख का 7% हम 3,50,000 जब विड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें जो 1 लाख का अगर प्रॉफिट आपका लॉन्ग टर्म का है तो पहले उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ 2,50,000 का जो प्रॉफिट है उसी पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि जब भी SWP स्टार्ट करें तो पहले आप उसमें लमसम कर दें आपको जो, या फिर आपको जो 24 महीने के अंदर में डिवाइड करके आप पहले पैसा डाल दें उसमें, और जब निकालने का टाइम आए तो बीच में आप 1 साल का गैप दें, 1 साल आप उसमें से नहीं निकालें। उससे क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बच जाएंगे, जो कि 15% है, और उसमें आपको 1 लाख का कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिलता। तो ये आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि आप अगले ही महीने से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो उसमें आपको STCG देना पड़ेगा, अननेसेसरी आपका नुकसान होगा। अब अगर जो बात करते हैं कि जो हमें नहीं करना है, तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि हमें इसमें एक बेसिक रूल बना लेना है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता है, मान लीजिए निफ्टी जो है, आप निफ्टी को एक बेंचमार्क मान के सारे काम आपको करने की, निफ्टी अगर अपने ऊपर से 20% से ज़्यादा क्रैश हो जाता है तो उस टाइम आप क्या करें, SWP को बंद कर दें। तो आपका उसमें क्या फ़ायदा होगा कि बहुत लोअर रेट पे जब आपकी यूनिट की प्राइस चले जाएगी तो आप विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी यूनिट्स बिकेंगी पर वो लोअर प्राइस पे बिकेंगी। तो ऐसे में क्या करना है आपको, जब तक ये क्रैश थोड़ा रिकवर ना हो, 3-4-6 महीने, आप आपकी SWP या तो बंद कर दें या कम कर दें। अब कई क्वेश्चन आएंगे कि यार बंद कर दूंगा तो फिर ये पेंशन प्लान कैसे हुआ। देखिए, इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या करिए, 3-4 महीने का जो खर्चा है वो अलग से भी कहीं पे सेव रखिए, ताकि अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप उससे काम चला सकें। इवन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी है तो जब मार्केट 20% से ज़्यादा क्रैश हो गया तो आप लमसम के तौर में फिर से कुछ पैसा डाल सकते हैं। ऐसे टाइम पे आपको लोअर NAV पे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और आपको जब मार्केट दोबारा से बढ़ेगा तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो अगर आपको SWP से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके अंदर डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।